बैक माई न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको कम खर्च में नेपाल की यात्रा कैसे करें के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं दिल्ली से कम खर्च में नेपाल की यात्रा करने के सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताने वाला हूं, ताकि आप अपने शहर से नेपाल ट्रिप पर जाने में बजट संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। आइए आप जानते हैं कि कम खर्च में नेपाल की यात्रा कैसे करें। नेपाल जाने से पहले जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालय देश है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। नेपाल आने वाले लोगों यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ के बड़े बड़े पर्वतों के आकर्षण में आते हैं, तो कई लोग हिमालय में चढ़ाई या ट्रैकिंग करने के लिए नेपाल आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ के खास पर्यटक स्थलों को देखने के लिए भी आते हैं। खूबसूरत पहाड़ों की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। नेपाल की सबसे खास बात है देश में अपराध की दर काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन देश बन जाता है। वीडियो के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दिल्ली से नेपाल की यात्रा कम खर्च में कैसे करें। अगर आप लोग दिल्ली से नेपाल की यात्रा कम खर्च में करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से ट्रेन पकड़कर नेपाल जाना होगा, जो किसी फ्लाइट और बस से काफ़ी सस्ती होती है। दिल्ली से रक्सौल तक सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से जाना सबसे बेस्ट रहता है। यह ट्रेन दिल्ली से रक्सौल के लिए प्रतिदिन चलती है, जिसका स्लीपर कोच का किराया 470 रुपये है। अगर आप इस ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन का 2 या 3 या इससे भी पहले रिजर्वेशन करवा लें। यह ट्रेन दिल्ली आनंद विहार से शाम 5 बजे खुलती है और अगले दिन शाम 5 बजे के आसपास रक्सौल रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देती है। रक्सौल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप रात में वहीं पर किसी होटल में ठहर जाएं। अगले दिन सुबह आप रक्सौल से ऑटो रिक्शा पकड़कर नेपाल बॉर्डर जा सकते हैं, जिसका किराया 20 से 30 रुपये होता है। नेपाल बॉर्डर पहुंचने के बाद आप वहां से इंडियन रुपयों को नेपाली रुपए में एक्सचेंज करवा ले। अगर आप 100 इंडियन रुपये को नेपाली रुपए में एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको 160 नेपाली रुपया मिल जाएगा। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको भंसार परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भंसार परमिट भी रोहतांग पास परमिट के जैसा होता है, जिसे केवल वाहनों के लिए बनवाना पड़ता है। नेपाल बॉर्डर से अगर आप काठमांडू जाना चाहते हैं तो आपको काठमांडू के लिए बस और टाटा सुमो बेहद आसानी से मिल जाएगी, जिसमें आप काठमांडू आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप नेपाल बॉर्डर यानी वीरगंज से काठमांडू बस के माध्यम से जाते हैं तो आपको काफ़ी भीड़ का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप टाटा सुमो से ही काठमांडू चले जाए, जिसका किराया 400 से 500 रुपये के आसपास रहता है। नेपाल में खाने पीने और रहने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नेपाल में खाने पीने का खर्च इंडिया की तुलना में काफ़ी कम होता है। नेपाल में एक दिन के खाने पीने में आपको कुल खर्च 400 से 600 तक हो सकता है। भले ही कभी कभी नेपाल के किसी जगह पर आपको 500 से कम भी एक दिन का खाना मिल जाएगा, लेकिन खाने पीने का एक दिन में आपको 600 से अधिक पैसा खर्च नहीं होगा। नेपाल में 2 बेड वाले होटल वगैरह का किराया लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच रहता है, यानी कि नेपाल के होटल में आपको 700 से 800 में एक 2 बेड वाला रूम मिल जाएगा। अगर आप अकेले भी रहेंगे तो होटल का टोटल किराया आपको खुद ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने किसी एक दोस्त के साथ नेपाल ट्रिप पर जाते हैं तो नेपाल में रहने का आपका खर्च लगभग आधा हो जाएगा। मैंने आपको नेपाल जाने और वापस इंडिया आने के साथ साथ खाने पीने और नेपाल में रहने के खर्च के बारे में इस वीडियो में बता दिया है, इसीलिए अब आपको सिर्फ नेपाल के विभिन्न जगहों को विजिट करने में खर्च होने वाले बस और टैक्सी वगैरह के किराए के बारे में जानना है। अगर आप 10 दिन के लिए नेपाल ट्रिप पर जाने का प्लान करते हैं तो आपको 2 दिन दिल्ली से नेपाल जाने और 2 दिन नेपाल से दिल्ली वापस आने में लग जाएगा, जिसमें होने वाले खर्चे के बारे में मैंने वीडियो में बता दिया है। यानी कि आपको नेपाल में 6 दिन बस या टैक्सी से ट्रेवल करना पड़ेगा। 6 दिन में नेपाल में ट्रेवल करने पर बस और टैक्सी वगैरह के किराए में 2000 से 3000 तक का खर्च हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेपाल घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है तो हम आपको बताते हैं। नेपाल जाने का सबसे अच्छा समय को मैंने 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसमें नेपाल जाने पर होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में भी बताऊंगा। आइए जानते हैं नेपाल जाने का सही समय के इन 4 कैटेगरी के बारे में। पहली कैटेगरी है मार्च से मई। मार्च से मई के समय में नेपाल ट्रिप पर जाना सबसे अच्छा माना जाता है। मार्च से मई के बीच नेपाल का मौसम सुहाना और आसमान बिल्कुल साफ रहता है। अगर आप इस समय
नेपाल की ट्रिप पर जाते हैं तो मौसम साफ होने की वजह से आप हिमालय पर्वत के साथ साथ कई सारी अन्य पहाड़ियों की श्रेणियों को भी आसानी से देख सकते हैं। नेपाल में पर्वतों की कई श्रेणियां होते हुए भी इस समय लैंड स्लाइड का खतरा नहीं रहता है। साथ ही अगर आप इस समय नेपाल को विजिट करने का प्लान करते हैं तो आप नेपाल के सभी प्रमुख जगहों को विजिट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जून से अगस्त, यह समय नेपाल जाने वाले पर्यटकों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। आप भी अच्छे से जानते होंगे कि जुलाई और अगस्त का महीने भारत में मानसून का माना जाता है, लेकिन नेपाल में जून से ही मानसून की शुरुआत हो जाती है जो अगस्त महीने के अंतिम तक चलती है। मानसून में बारिश के दौरान पहाड़ गीला हो जाता है जिससे लैंड स्लाइड का खतरा भी काफी बढ़ जाता है और नेपाल में ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब वहां पर लैंड स्लाइड ना हो। ऐसे में नेपाल की यात्रा आपको काफी खतरे में डाल सकती है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप एंजॉय करने नेपाल ट्रिप पर जाए और आपके साथ गलत हो जाए। और जून से अगस्त के बीच आपको काफी गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि नेपाल में पहाड़ों की अधिकता होने की वजह से गर्मी और सर्दी काफी ज्यादा लगती है। और तीसरी कैटेगरी है सितंबर से अक्टूबर का महीना भी मार्च जैसा ही होता है, लेकिन इस समय नेपाल में थोड़ी ठंड महसूस होती है। अगर आप उन प्राकृतिक प्रेमियों में से एक है जो हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ और अपने आसपास सभी जगहों पर हरियाली देखने के शौकीन होते हैं, आपको नेपाल ट्रिप का प्लान सितंबर से अक्टूबर के बीच ही बनानी चाहिए क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के बीच आप इन सभी चीज़ों को एकदम करीब से देख सकते हैं। अगर आप बाइक से नेपाल ट्रिप पर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से इन प्राकृतिक नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी आखिरी यानी चौथी कैटेगरी है नवंबर से फरवरी। को बता दूं कि पहाड़ों वाले स्थान पर गर्मी और सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बात आपको मालूम होगी। नेपाल अपने यहाँ अलग अलग पहाड़ों और पर्वतों की श्रेणियों की वजह से काफ़ी फेमस है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट ही है, जो भले ही नेपाल और तिब्बत दोनों देशों में फैला हुआ है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। ऐसे में नेपाल में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ना तो साधारण सी बात है। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो ही आप नवंबर से फरवरी के बीच नेपाल ट्रिप पर जाएं क्योंकि इसके लिए आपके पास सर्दी के सभी सामान अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। अगर आप सर्दी के सभी सामान खरीद ले तो ही आप अपने नेपाल ट्रिप की तैयारी करें। नेपाल के कुछ स्थानों पर आपको बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। अगर आप उन स्थानों पर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास सर्दी के सामान होना कितना ज़रूरी है। अगर आपने नेपाल जाने का पूरा प्लान बना लिया है तो हम आपके लिए कुछ 5 टिप्स लेके आए हैं। अगर आप इन 5 टिप को फॉलो करेंगे तो आपको नेपाल जाने में आसानी होगी। पहली टिप है, अगर आप नेपाल ट्रिप पर बाइक या कार से जा रहे हैं तो आपके पास DL, RC और इंश्योरेंस ये तीनों डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेंगे तो आपको भंसार परमिट नहीं बन पाएगा और आपको इंडो नेपाल बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए आपको अपने पास DL, RC और इंश्योरेंस के साथ साथ 8-10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर लेकर जाना चाहिए क्योंकि भंसार परमिट बनवाने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपनी बाइक या कार से नेपाल ट्रिप पर जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी टिप है, इंडिया के लोगों को नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इंडिया के लोगों को अपनी बाइक या कार से नेपाल जाने के लिए एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इसे भंसार परमिट के नाम से भी जाना जाता है। यह परमिट लद्दाख के इनर लाइन परमिट जैसा पर डे के हिसाब से बनता है। भंसार परमिट बाइक के लिए बनाने पर एक दिन का 150 नेपाली रुपए देना पड़ता है जो समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम नेपाल के परमिट के बारे में यानी भंसार परमिट के बारे में बताएं तो हम उसके लिए अलग वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप कैसे भंसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी बाइक की जगह किसी बस या टैक्सी से नेपाल ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपके पास अपना एक ID कार्ड होना चाहिए क्योंकि कभी भी बॉर्डर पर चेकिंग वगैरह होती रहती है। नेपाल ट्रिप पर जाते समय आप वोटर ID कार्ड लेकर जाएं क्योंकि नेपाल और भूटान के लोग आधार कार्ड से ज़्यादा वोटर ID कार्ड पर विश्वास करते हैं। तीसरी टिप है, अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो आपके पास नेपाली रुपया होना चाहिए जिससे आप नेपाल बॉर्डर पर इंडियन रुपये से नेपाली रुपये को एक्सचेंज करवा सकते हैं। इंडिया रुपये नेपाली रुपये से महंगा होता है। अगर आप इंडिया के 100 रुपये एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको 160 नेपाली रुपये मिलेंगे। आप अपने नेपाल ट्रिप के प्लान के अनुसार नेपाल बॉर्डर पर इंडिया रुपये को नेपाली रुपये में एक्सचेंज करवा ले। ऐसा नहीं कि इंडिया रुपये सिर्फ नेपाल बॉर्डर पे ही नेपाली रुपये एक्सचेंज होता है। नेपाल के पेट्रोल पंप, होटल या किसी दुकान पर भी आप इंडिया रुपये को नेपाली रुपये में एक्सचेंज करवा सकते हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर नेपाली रुपये मिलने की संभावना कभी कभी ना के बराबर होती है। अगर नेपाल ट्रिप से वापस लौटते समय आपके पास नेपाली रुपये बच जाते हैं तो उसे नेपाल बॉर्डर पर इंडिया में एक्सचेंज करवा ले। इसके लिए आपके
100 रुपये में 3 रुपये एक्सचेंज करने के लिए लिए जाएंगे। यानी अगर आप नेपाल के बॉर्डर पर 100 रुपये एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको 97 रुपये मिलेंगे। चौथी टिप है, नेपाल और भूटान जैसे देशों में सभी भारतीय ATM काम नहीं करते हैं, इसीलिए नेपाल जाने से पहले आप अपने बैंक में जाकर पता कर ले कि आपका ATM नेपाल में काम करेगा या नहीं। हमारी 5वीं टिप है, अगर आप नेपाल ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो आपको सितंबर से अंतिम नवंबर तक नेपाल ट्रिप का प्लान करना चाहिए, क्योंकि इस समय नेपाल का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप सितंबर से अंतिम नवंबर तक नेपाल जाते हैं तो आप मुस्तांग भी जा सकेंगे, जो स्नोफॉल के मज़े ले सकेंगे। मुस्तांग चीन के सीमा से लगा हुआ है, लेकिन आपको बॉर्डर के पास जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। अगर आप इन 5 टिप को फॉलो करेंगे तो आपको नेपाल जाने में आसानी होगी। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नेपाल से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ पर देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।